नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। जो हम लोगों का अभी ये एविडेंस, आज ट्यूसडे है, एविडेंस का हमारा स्लॉट है और एविडेंस हम लोग एपीओ और पीसीएस जे को फोकस करके हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो ये हमारा एविडेंस का स्लॉट है, इसमें हमारी जो ऑलरेडी 4 क्लासेस हो चुकी हैं, 4 वीडियोस जो आ चुकी हैं, होपफुली वो आपको पसंद आई होंगी, क्योंकि अभी जो हमारा पर्पस है वो हम पूरे एक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग जो गोल्डन रूल ऑफ एविडेंसेस थे वो हम लोग देख चुके हैं। साथ ही साथ कहाँ पर ये एक्ट एक्सटेंड क्या होगा, कहाँ पे लागू होगा, कहाँ पे लागू नहीं होगा, डेफिनेशन पार्ट को हम लोग देख चुके हैं, सेक्शन 3 को हम लोग पूरा देख चुके हैं और सेक्शन 3 में हमारा कुछ पोर्शन बाकी था, जो प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड, ये हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा था। साथ ही साथ सेक्शन 4 को फैक्ट्स को कब कोर्ट में प्रिज्यूम करेगी, कब शैल प्रिज्यूम करेगी, कब कॉन्क्लूसिव प्रूफ होगा वो, तो उसी पर आज का हमारा ये वीडियो है। चलिए हम लोग अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकेडमी पर मेरी क्लासेस आपको 24 फरवरी से रोज शाम को 6 बजे मिलेंगी। साथ ही साथ मेरे कोड को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, मेरी क्लासेस फ्री होंगी, बट अगर मेरे कोड को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको SLAW10 को अगर इस्तेमाल करते हैं मेरे कोड को, तो आपको 10% तो आपको ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही आपको ये स्पेशल ऑफर भी मिलेगा अनअकैडमी पे, जिसमें कि अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आपका फ्री आपको मिलेगा उस 6 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ। इसी तरह अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। यदि आप 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन उस 18 महीने के अलावा फ्री मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप 24 महीने का 24 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 मंथ्स एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करिए। और ये ऑफर सिर्फ कुछ ही लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो जितनी जल्दी हो मेरा कोड SLAW10 इस्तेमाल करके जो पेड कोर्सेज हैं वहां पर भी आप 10% की छूट लीजिए। साथ ही साथ इस स्पेशल ऑफर को भी आप अवेल करिए, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए है। तो बहुत जल्द से अपने ऑफर को क्लेम करिए, मेरा कोड इस्तेमाल कर लीजिए SLAW10। नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और जितने स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए थे फॉलो करके अगर आपको कुछ चेंज आया हो आपके पढ़ाई के तरीके में या स्टडी के मेथड्स में, या आपका एक नज़रिया बदला हो पढ़ाई के प्रति, या किसी तरीके से आपको बेनिफिट हुआ हो, तो मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा कि प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए और बताइए, क्योंकि ये सब चीज़ें वो हैं कि जो मुझको भी पता चलनी चाहिए कि वेदर माय मेथड्स आर प्रॉपर और नॉट। तो बाकी तो यहाँ पे तो सब बच्चे जो मेरे से पढ़ते हैं वो लोग तो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से, इट इज़ एन ओपन फोरम, और मैं यहाँ पे आप लोगों से ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट इतनी मेरी मेहनत पे आप एटलीस्ट कमेंट तो कर ही सकते हैं कि वेदर कोई चेंज आया या नहीं, वेदर देयर वाज एनी चेंज, इट वाज पॉजिटिव और नेगेटिव। आप पहले अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या अब बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ तो आप बता ही सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट तो है ही है, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रॉम 24th ऑनवर्ड्स मैं अपने कम्युनिटी टैब पे चैनल पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अनअकैडमी पे 24th से मेरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी शाम को 6 बजे से। तो वहां पे कोई एक एक्ट मैं शुरू कर दूंगा। तो अभी क्या है, ट्यूसडे को हम लोग एविडेंस लेके चल रहे हैं, सैटरडे को हम लोग टीपीए पढ़ रहे हैं, और बाकी दिन मैं चूंकि एपीओ और पीसीएस ये दोनों को टारगेट करके चल रहा हूं, तो वहां पे मैं आप लोगों की आईपीसी शुरू करवा दूंगा, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड। तो 24th को 6 बजे, अगर आप लोग शाम को 6 बजे फ्री हो जाते हैं, 24th से मेरी क्लासेस आपको 6 बजे से 1 घंटे के लिए पूरी मिल जाएंगी अनअकैडमी पे, और वो फ्री है।
जिस तरीके से आप यहाँ पे मुझको देख रहे हैं वहां पर भी आप फ्री देखेंगे, कहीं से भी उसका पेमेंट नहीं है कोई भी। लेकिन हाँ, अगर आप और बैचेस में इंटरेस्टेड होंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड SLAW, आप SLAW10 लगा दीजिएगा तो आपको रिबेट भी मिल जाएगा। तो आज जो है, जो हमारा दिन है ट्यूसडे को हम लोग एविडेंस एक्ट को लेकर के चल रहे हैं। और एविडेंस में हमने जो पिछली 3-4 क्लासेस की हैं उसमें एविडेंस का एक होल सोल एविडेंस को समझने की कोशिश की है। एविडेंस के जो इनिशियल डेफिनेशंस हैं या एक्सटेंट को समझने की कोशिश की है हम लोगों ने। आज हम लोगों का डेफिनेशन पार्ट से जो बचा हुआ था, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड फैक्ट्स, आज हम लोग उसको टेकअप करेंगे। साथ ही साथ सेक्शन 4 में जो मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ, यानी कि उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत, इनमें अंतर क्या है, ये इसको बताने का तात्पर्य है क्या। तो जैसा कि हम लोग जो शुरुआत कर चुके हैं एविडेंस एक्ट की, हम लोग देख चुके हैं कि फैक्ट जो है वो या तो फैक्टा प्रोबेंशिया होगा या फिर फैक्टा प्रोबेंडा होगा, या तो प्रोबेंशिया होगा, फैक्टा प्रोबेंशिया, या फिर फैक्टा प्रोबेंडा। अब ये चीज हम लोगों ने शुरू में ही देख ली। ईदर द फैक्ट मे बी ऑफ रेलिवेंट, एविडेंस मे बी ऑफ रेलिवेंट फैक्ट और द फैक्ट इन इशू। और फैक्ट इन इशू हम लोगों ने देखा ही था, इट इज द प्रिंसिपल क्वेश्चन। जो किसी वाद में प्रमुख सवाल होता है वही फैक्ट इन इशू होता है। इतनी चीज देखने के बाद में हम लोगों ने जो एक्सटेंट देखा था, एक्सटेंट में अगर सेक्शन 1 में हमने पूरा एक्सटेंट देख लिया था, एक और एक्सटेंट देखा था कि एफिडेविट्स पे एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। जो उसमें सेक्शन 1 में अगर आप डेफिनेशन पढ़ रहे होंगे उसकी, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था जब भी मेरी आप क्लास करिए तो, क्योंकि मैंने कहा था लॉ इज व्हाट इज कंटेन्ड इन बेयर एक्ट। बेयर एक्ट अगर आप नहीं पढ़ेंगे, बेयर एक्ट जानने का तरीका नहीं समझ पाएंगे, आप ना तो एग्जाम में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ना लॉ की फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं, अगर आपने बेयर एक्ट के वर्ड्स को ब्रेकअप करना नहीं सीखा। तो अगर आप सेक्शन 1 को देखिए तो सेक्शन 1 में यही दिया हुआ है, एक्सेप्ट करने के बाद में कहां कहां पर एविडेंस एक्ट लागू नहीं हो रहा है, वहां पे वो सब चीजें दी गई हैं। उसी में एक जो चीज दी गई है वो है एफिडेविट, कि एफिडेविट पर भी, शपथ पत्रों पर भी यह एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। अब देखिए एफिडेविट्स की बात की। अब भाई एफिडेविट्स पे बात की अगर, कि एफिडेविट्स एविडेंस एक्ट पे लागू नहीं है, तो अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो आप लोग देखेंगे सेक्शन 139 में एफिडेविट्स कैसे दिया जाएगा, या ऑर्डर 19 सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 19 में आप देखिए वहां पर भी दिया गया है। ठीक है, ये भी दिया गया है कि जब आप, जैसे सीपीसी में हम लोग देखते हैं, सीपीसी का जो पहला जो स्टेप होता है, अगर स्टेप वाइज हम लोग सीपीसी देखें, सीपीसी की मैं एक क्लास आप लोगों के लिए डाल दूंगा, तो सीपीसी में स्टेप वाइज अगर देखें तो टोटल 10-11 स्टेप्स हैं, उन्हीं स्टेप्स में पूरा सीपीसी है, पूरा सिविल प्रोसीजर कोड। अगर वो 11 स्टेप्स आप समझ गए तो पूरा सिविल प्रोसीजर कोड आपके पकड़ में है, ऑर्डर, सेक्शंस, ईच एंड एवरीथिंग। तो उसमें अगर आप देखिए तो जो पहला जो स्टेप है वो है जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, कि सूट्स को कैसे इंस्टीट्यूट किया जाएगा। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि फैक्ट को इंस्टीट्यूशन ईदर थ्रू प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, या तो वाद पत्र के द्वारा, या फिर जो है एप्लीकेशन के द्वारा, जो कि ऑर्डर 33। तो 2 तरीके दिए गए हैं। अब उसमें देखिए कि जो सेकंड स्टेप है आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, वो है इश्यू ऑफ समन्स। अब देखिए प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के तुरंत बाद में इश्यू ऑफ समन्स नहीं हो रहा है, ये कहा गया जो सेक्शन 26 अगर आप देखिए ऑर्डर 5 कि सूट कैसा होना चाहिए, ड्यूली इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो ड्यूली इंस्टीट्यूट में भी आप देखिए, वहां पे भी आप एफिडेविट पे, आप अगर प्रैक्टिकल में भी देखें, आप कोर्ट में जब जाते हैं, आप कोई अपना वाद पत्र लेकर के जाते हैं तो एक एफिडेविट के साथ में ऑन ओथ जो है आप एक और उसी के पीछे एफिडेविट भी इस्तेमाल करते हैं, एफिडेविट भी उसके साथ में संलग्न करते हैं। वो एफिडेविट
यानी कि एविडेंस के रूप में माना जा रहा है, आपसे लिया जा रहा है कि आप इन सब चीजों की तस्दीक कर रहे हैं। तो अब ऐसे में या तो सेक्शन 1 में जो चीज बताई गई कि एफिडेविट पे लागू नहीं है और यहां पे एफिडेविट पे लागू हो रहा है, तो ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था जिसमें इस चीज की बिल्कुल क्लैरिटी हुई, और वो केस था सुधा देवी वर्सेस एमपी नारायण। सुधा देवी वर्सेस एमपी नारायण, ये केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर लॉ परमिट करता है या फिर कोर्ट परमिट करती है, तब एफिडेविट भी एविडेंस बन जाएगा। इफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ लॉ परमिट्स और द कोर्ट परमिट्स, only then this affidavit will be constitute evidence, और अदरवाइज तो है ही नहीं। तो ये सब चीजें आप इवन जैसे सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, आप सेक्शन 297 देख लीजिए, वहां पर भी एविडेंस एफिडेविट के थ्रू है, ठीक है। या ऑर्डर 19 मैंने अभी आपको बताया ही, ऑर्डर 19 हो गया, साथ ही साथ सेक्शन 139, ये सब आप सीपीसी में देख सकते हैं, सीपीसी में मिलेगा, ठीक है। और इवन सेक्शन ऑर्डर 7 में आप देखिए, वहां पर भी दिया गया है कि प्लेंट मस्ट बी ऑन एफिडेविट, एफिडेविट आपको देना ही देना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट केस था जिसने चीज क्लियर की कि अगर कोर्ट परमिट करता है या फिर लॉ परमिट करता है, देन जो एफिडेविट है वो भी एविडेंस कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो यहां पे ये चीज आपके लिए जान लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये इंटरव्यू के पार्ट पे आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि भाई अगर ऐसा नहीं है कि एफिडेविट इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ एविडेंस, तो कैसे सीपीसी में यहां पर या सेक्शन सीआरपीसी में सेक्शन 297 में दिया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है एज एविडेंस। तो आपके पास में ये आंसर उसका होना चाहिए। अब चलिए इसको देखने के बाद में हम लोग नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 3 में, जो हम लोगों की कुछ डेफिनेशंस रह गई थी सेक्शन 3 और सेक्शन 4। तो सेक्शन 3 में देखिए 3 एक्सप्रेशंस यूज किए गए हैं, 3 एक्सप्रेशंस आर यूज्ड। पहला क्या एक्सप्रेशन यूज किया गया है? प्रूव्ड। दूसरा क्या किया गया है? डिसप्रूव्ड। दूसरा डिसप्रूव्ड होगा। आप अपनी बेयर एक्ट खोल लीजिए, बेयर एक्ट खोल के आप देखते रहिए, क्योंकि ये सब चीजों की रेलिवेंसी आपको तभी पता चलेगी जब आप बेयर एक्ट खोल के बैठेंगे। और तीसरा है नॉट प्रूव्ड। अब देखिए ये है क्या, ये कब क्या चीज ये बताना चाह रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, ये प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड क्या होंगे? ये पहली चीज तो आप जान लीजिए, फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, तथ्यों के बारे में बात कर रहा है कि तथ्य या तो प्रूव्ड यानी कि साबित हो सकते हैं, साबित होंगे, या तो ना साबित होंगे, ना साबित होंगे, और या फिर ये साबित नहीं हुआ होंगे, साबित नहीं हुआ। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? यहां पे अगर आप देखेंगे, सारी डेफिनेशंस आप पढ़ेंगे प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड की, तो आपको दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट दिखेंगे। यानी कि क्या है कि जो एविडेंस है, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के 3 क्या स्टैंडर्ड जो प्रिस्क्राइब किया गया है, जो साक्ष्य का मूल्यांकन होगा वो किस आधार पर होगा, उसको पढ़िएगा। देखिए तो यहां पे आप देखिए एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, इसका आधार क्या होगा? तो आप जब उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रूव्ड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे एज द स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्डिनरी मैन ऑफ प्रूडेंस। उसी तरह डिस्प्रूव्ड में भी कब कोर्ट जो है डिस्प्रूव्ड मानेगी किसी तथ्य को, जब जो है सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति जिस हिसाब से वो सोचता है उसी तरीके से। इसी तरह नॉट प्रूव्ड में तो जो एप्रिसिएशन है ऑफ एविडेंस है, जो मूल्यांकन है साक्ष्य का, उसका आधार क्या होगा? व्हाट विल बी द बेसिस? उसकी बेसिस यही होगी, स्टैंडर्ड क्या होगा उसका? स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्डिनरी मैन, ऑर्डिनरी मैन ऑफ प्रूडेंस।
सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति, यही इसका स्टैंडर्ड होगा। इसी के साथ वहां पे आप एक चीज और भी देखेंगे, एक सेंटेंस और भी आएगा, दैट द कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट, दैट द कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग मैटर्स बिफोर इट, मैटर्स बिफोर इट। अब ये जो यहां पे जो सेंटेंस यूज हुआ है, आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट, यानी कि इस विषय पर विचार करने के पश्चात, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस पे विचार करने के पश्चात, कोर्ट क्या कंसीडर करने के पश्चात, जो मैटर्स उसके समक्ष पेश किए गए हैं उनको कंसीडर करने के पश्चात वो एविडेंस को एडमिट करेगी। अब वो यानी कि यहां पे क्या हुआ कि एविडेंस के कई प्रकार, वैरायटीज ऑफ एविडेंस आर अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। एविडेंस के कई कई प्रकार अप्रूव किए गए। जैसे एविडेंस क्या हो सकता है, सर्कमस्टांशियल, परिस्थिति जन्य हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, सीधा एविडेंस हो सकता है, हियर से एविडेंस हो सकता है, साइंटिफिक एविडेंस हो सकता है, बैलिस्टिक जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट होती है, या नार्को एनालिसिस का जो टेस्ट होता है। तो इसमें नार्को एनालिसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट केस अक्सर पूछा जाता है, सेल्वी का केस आप लोग देख लीजिएगा। तो आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो मैं लिखाऊंगा भी, बता भी दूंगा आपको। लेकिन यहां पे जानना जरूरी है कि जो वैरायटीज ऑफ एविडेंस जो है कोर्ट ये एक्सेप्ट कर रही है, और ये कौन सा वर्ड, यही कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग मैटर्स बिफोर इट, यानी कि इस जितने प्रकार के ये साक्ष्य हैं उनका एडमिशन कोर्ट कर रही है। अब देखिए, कब कोई फैक्ट कहा जाएगा कि प्रूव्ड है, कब कहा जाएगा डिसप्रूव्ड है, कब कहा जाएगा नॉट प्रूव्ड है। तो जब प्रूव्ड की बात आ रही है तो यहां पे लिखा हुआ है कि प्रूव्ड कब माना जाएगा, जब कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्टर मैटर्स बिफोर इट, या एज मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस जो सोचेगा कि वो जो फैक्ट है उसको बिलीव कर रही है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि अस्तित्व पर विश्वास है, उस तथ्य के अस्तित्व पे यानी होने पर विश्वास है। तो दो चीज हो गई, या तो बिलीव्स टू एग्जिस्ट, पहली चीज, या फिर बिलीव्स टू एग्जिस्ट के बाद में कंसिडर्स इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, मतलब इतनी ज्यादा मात्रा में वो जो उसकी एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व है, वो इतना अति संभाव्य है कि उसको ये कोर्ट मान रही है कि दिस इज प्रूव्ड फैक्ट। ठीक है, तो कंसिडर्स इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, कंसिडर्स इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, इतना अधिक मान रही है कि मतलब वो निश्चित है अस्तित्व में, उसका अस्तित्व इतना ज्यादा मान रही है। अब इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए तो डिस्प्रूव्ड हो जाएगा। पहली चीज क्या मानेगी, इट डज नॉट एग्जिस्ट, द फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। कोर्ट ये मान नहीं रही, उसको मान के चल रही है कि फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या फिर उसका नॉन एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व में ना होना इतनी अधिक मात्रा में है कि कोर्ट उसको कंसिडर नहीं करेगी। सो प्रोबेबल, यहां पे क्या था, उसका एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व में होना इतना ज्यादा अवश्यंभाव था, और यहां पे उसका अस्तित्व में ना होना अवश्यंभाव है। तो दोनों में देखिए अंतर है। अब यहां पे प्रूव्ड क्या होगा, जब कोर्ट उस फैक्ट को बिलीव्स टू एग्जिस्ट, ये मान रही है कि अस्तित्व में उसके विश्वास है उस फैक्ट के, या फिर उसका वो इतना ज्यादा अति संभाव्य है उसका अस्तित्व कि कोर्ट उसको मान ले रही है। और दूसरे में वही उसको नहीं मान रही है, एग्जिस्ट करने से उसका अस्तित्व नहीं मान रही है, या उसका जो अस्तित्व है वो इतना जो है अति संभाव नहीं है, तो कोर्ट उसको नहीं मान रही है। ये हो गया डिसप्रूव्ड। और अगर कोई फैक्ट ना तो प्रूव्ड है ना डिसप्रूव्ड है, दोनों चीज देख लीजिए, नॉट प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, नॉट डिसप्रूव्ड, मतलब कोर्ट क्या कर रही है, ना तो उसको बिलीव टू एग्जिस्ट कर रही है, ना डज नॉट बिलीव टू एग्जिस्ट कर रही है, दोनों चीज नहीं कर रही है।
कोर्ट ये मान के चल रही कि ना तो वो अस्तित्व में है, ना डज नॉट एग्जिस्ट भी है, चाहे बिलीव टू एग्जिस्ट है। तो दोनों चीज जब नहीं है, नाइदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज नॉट प्रूव्ड, यानी कि उसका प्रूव अभी नहीं हुआ है। तो ये हो गया सेक्शन 3 में जो प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड का डेफिनेशन है। अब देखिए, आइए सेक्शन 4 पे, दोनों में अंतर देखिएगा। यहां पे फैक्ट, प्रूव, डिस्प्रूव, नॉट प्रूव, और वहां पे जो सेक्शन 4 में है वहां पे भी 3 चीजें हैं, मे, शैल और कॉन्क्लूसिव। लेकिन वो किस आधार पर हैं उसको जरा सा देखिए, वो इंपॉर्टेंट है जानने के लिए आपके, क्योंकि वो जब आप जान लेंगे तो इनके बीच में अंतर, क्योंकि बच्चे मैंने इतने वर्षों में देखा है हमेशा इस चीज को लेकर के हमेशा कंफ्यूज रहे हैं, और ये आपके प्री में भी आता है और मेंस में भी इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसी पर आधारित, क्योंकि एविडेंस एक्ट पे ये सब इंपॉर्टेंट जितनी चीजें हैं इन सब पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए आपको भी बहुत ही ध्यान से इन चीजों को देखना भी पड़ेगा। अब देखिए, आते हैं सेक्शन 4 पे। तो सेक्शन 4 किसकी बात कर रहा है, मे प्रिज्यूम, अवधारणा कर सकेगा, शैल प्रिज्यूम, अवधारणा करेगा, और तीसरा है कॉन्क्लूसिव प्रूफ, यानी निश्चायक सबूत। तो यहां पे किसकी बात हो रही है, प्रिजम्पशन की, अवधारणा की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए प्रिजम्पशन की बात जब हो रही है यहां पे, तो ये प्रिजम्पशन यानी अवधारणा है क्या, व्हाट इज प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन है क्या। तो अगर आप प्रिजम्पशन को देखें तो सीधे सीधे आसान से शब्दों में समझ लीजिए कि प्रिजम्पशन क्या है, इट इज ड्रॉइंग इन्फरेंस, एक इन्फरेंस ड्रॉ करना है किस चीज के लिए, कि कोई फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ड्रॉइंग इन्फरेंस, या लिख भी लीजिए इसको, चाहिए था, ड्रॉइंग इन्फरेंस वेदर एनी फैक्ट इज एग्जिस्टेंस और नॉट एग्जिस्टेंस, यही आप लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए प्रिजम्पशन 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो रिबटेबल और दूसरा इरिबटेबल। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, रिबटेबल प्रिजम्पशन क्या है और इरिबटेबल प्रिजम्पशन क्या है। तो यहां पे निराकरणीय उपधारणा, एक तो रिबटेबल हो गया निराकरणीय उपधारणा, निराकरणीय उपधारणा। ठीक है, अब ये चीज क्या है, व्हाट इज रिबटेबल प्रिजम्पशन। तो यहां पे क्या है कि आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जो निराकरणीय उपधारणा है वो 2 पार्ट में डिवाइड आप कर सकते हैं, रिबटेबल प्रिजम्पशन 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या, मे प्रिज्यूम होगा, मे प्रिज्यूम, और दूसरा शैल प्रिज्यूम। अब देखिए इस मे प्रिज्यूम में और शैल प्रिज्यूम में क्या अंतर है। तो मे प्रिज्यूम में क्या है कि कोर्ट मे और मे नॉट, मतलब क्या कि कोई न्यायालय उपधारणा कर सकता है या नहीं कर सकता है, मे और मे नॉट प्रिज्यूम। पहली चीज लिख लीजिए, कोर्ट मे और मे नॉट प्रिज्यूम, पहली चीज हो गई। मे प्रिज्यूम को आप इस तरीके से समझिए, कोर्ट मे और मे नॉट प्रिज्यूम। अब ये जो होता है मे प्रिज्यूम, ये ऑलवेज रिबटेबल होता है, ऑलवेज रिबटेबल, हमेशा निराकरणीय होता है। ये मे प्रिज्यूम जो है उपधारणा कर सकेगा, ऑलवेज रिबटेबल होता है, क्योंकि आप इसको इस तरीके से समझिए कि कोर्ट जो है वो इसको प्रिज्यूम कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। अब देखिए दूसरा आता है शैल प्रिज्यूम। अब इसको जो है, जो मे प्रिज्यूम है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स, यानी तथ्यों की अवधारणा। और जो शैल प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, इसको
कहा जाता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। इररिबटेबल प्रिजम्पशन हो गया कॉन्क्लूसिव प्रूफ। कॉन्क्लूसिव प्रूफ को, निश्चायक सबूत को इररिबटेबल, क्योंकि वो निश्चायक है इसलिए वो इररिबटेबल प्रिजम्पशन है। तो इसको अगर देखें तो आपको सेक्शन 41 में, 112 में, 113 में ये सब प्रिजम्पशन कॉन्क्लूसिव प्रूफ आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो शैल प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ ये किसका पार्ट है? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ ये कानून की अवधारणा से संबंधित है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। लेकिन अब शैल प्रिज्यूम में और कॉन्क्लूसिव प्रूफ में क्या अंतर है? तो यहां पे क्या है, यहां पे था कि कोर्ट मे और मे नॉट प्रिज्यूम, लेकिन यहां पे क्या होगा शैल प्रिज्यूम में? कोर्ट इज बाउंड टू प्रिज्यूम, इज बाउंड टू प्रिज्यूम। मतलब कोर्ट ये अवधारणा करेगी, उसको करना पड़ेगा कि ये फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इज बाउंड टू प्रिज्यूम। ठीक है। और दूसरी चीज ये ऑलवेज रिबटेबल है, लेकिन जो शैल प्रिज्यूम है उसको कोर्ट क्या करेगी? कॉन्क्लूसिव प्रूफ मानेगी। कंसिडर इट कॉन्क्लूसिव प्रूफ, कंसिडर इट कॉन्क्लूसिव प्रूफ till this is rebutted, till it is rebutted। जब तक इसका निराकरणीय ये इसको नहीं कर दिया जाएगा, जब तक ये रिबट नहीं कर दिया जाएगा, तब तक जो शैल प्रिज्यूम है वो कोर्ट इज बाउंड टू प्रिज्यूम, ये मान के चलेगी कि बिल्कुल ये चीज ऐसे ही थी, ये प्रिजम्पशन ले करके चलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे कि कोई भी अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड को हमेशा जो है ये मान के चला जाता है कि ही इज कंसिडर्ड एज इनोसेंट। अक्यूज्ड हमेशा इनोसेंट माना जाता है, अक्यूज्ड इज कंसिडर्ड इनोसेंट। अब ये क्या है, ये एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, ये एक रिबटेबल है। रिबटेबल मतलब कि जब तक इसके अगेंस्ट में प्रूफ रिबट नहीं किया गया है, तब तक जो है, तब तक क्या होगा, ये माना जाएगा कि कोई भी जो अक्यूज पर्सन है वो क्या है? इनोसेंट है, मतलब उसने कोई अपराध नहीं किया, कोर्ट यही मान के चलेगी। लेकिन जब उसका प्रूफ आ जाएगा, ये उपधारणा को रिबट कर दिया जाएगा, तो फिर वो उसको आगे सजा सुनाएगी। और इस तरीके से यहां पे देख लीजिए, कॉन्क्लूसिव प्रूफ तो हम लोग देख ही चुके हैं, जो निश्चायक साक्ष्य हैं जिनको कोर्ट मानेगी ही और जिनके विरुद्ध किसी प्रकार का एविडेंस नहीं होगा। तो ये हम लोगों का आज का विषय था। नेक्स्ट जो वीक हम लोगों का एविडेंस एक्ट की क्लास का होगा वो यही होगा। मैं कोशिश करता हूं कि अपनी क्लास को मैं 30 मिनट्स के अराउंड तक लिमिट कर दूं। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का होगा नेक्स्ट ट्यूसडे को, उस पे हम लोग रेलिवेंट फैक्ट पे, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे और वो कैसे बाकी एविडेंस एक्ट के साथ में कनेक्ट हो सकता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट वीक पे फिर हम लोग का इंतजार रहेगा। बाकी जो भी बच्चे मेरी आईपीसी की क्लास शुरू करना चाहें वो अनअकैडमी के ऐप पे 24 से 6 बजे, शाम को 6 बजे से आ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मुलाकात करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।